Hello students, welcome back to YSR Academy. This module we are discussing about the chapter of control and coordination, in which in the previous modules we discussed the brief about the neurons, the structure of neurons. We also understood the different types of functions what a neuron has. Okay, today we have to understand in this module, we have to focus more on how one neuron can pass the impulse from that particular neuron to another type of neuron. Now, in order to understand that, we'll have to quickly first have a glance over the very important concept which is involved in control and coordination, is understanding what exactly do we mean by the word synapse. स्टूडेंट्स इन अर्लियर क्लासेस इन क्लास 11th इसके जैसा मिलता जुलता वर्ड आपने एक सुना था जिसको आप साइनैप्सिस बोलते थे या सिनेप्सिस बोलते थे. यहाँ पे सिनेप्स एंड साइनैप्सिस आर टू डिफरेंट टर्म्स. ठीक है, ये अलग अलग दो अलग अलग टर्म्स है. साइनैप्स क्या होता है? साइनैप्स इज नथिंग बट इट इज अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स. ओके, दो न्यूरॉन के बीच का जो जगह रहेगा या दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप रहेगा, इस गैप को आप क्या कहते हो? इट इज कॉल्ड एज साइनैप्स. Are you understanding? So therefore, if at all we have two neurons, okay, so let's say for example you have two neurons. Okay, this is one neuron. I'm just drawing it for the reference sake, not really according to this, but say this is another neuron. Can I say इन दोनों के बीच में जगह है ना? ये जगह दिख रहा है. This जगह is nothing but synapse. इसको आप बोलते हो सिनेप्स. तो सिनेप्स क्या है भाई? दो न्यूरॉन के बीच का जगह है, दो न्यूरॉन के बीच का स्पेस है, जिसका फंक्शन क्या रहता है? जिसका फंक्शन रहता है कि भाई इंपल्स को, नर्व इंपल्स को, सिग्नल को ट्रांसमिट करवा देना एक पर्टिकुलर न्यूरॉन से दूसरे पर्टिकुलर न्यूरॉन तक. ओके, सो ये जानने से पहले वी हैव टू टॉक अबाउट मोर इन डिटेल व्हाट एग्जैक्टली इज द फंक्शन ऑफ द नर्व फाइबर. ओके, सो अभी अपन समझते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर एज टू हाउ द नर्व फाइबर इज. ओके, सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं स्टूडेंट्स. सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं विच इज कॉल्ड एज excitability. The very first point is excitability. Now students, what do we really mean by the term excite? Excite is nothing but to trigger, to get stimulated, to get a receiving signal. So excite is nothing but the trigger. It is a type of a trigger which neurons receive. Neurons या फिर nerve fiber जो trigger receive करते हैं उसी को आप एक्साइटेबिलिटी बोलते हो, which means ability to conduct the impulse after receiving. ओके, सो रिसीविंग वाला जो फैक्टर है, जो रिसीविंग वाला प्रोसेस है, वो प्रोसेस को आप एक्साइटेबिलिटी बोलते हो. अगर मान लो कि न्यूरॉन ने एक्साइट हो भी गया, उसने वो ट्रिगर को एक्सेप्ट भी किया, व्हाट विल बी द नेक्स्ट फंक्शन? नेक्स्ट फंक्शन क्या रहेगा उसका? भाई वो तो खुद नहीं रखेगा. मतलब वो इंपल्स को या वो सिग्नल को जो उस न्यूरॉन ने रिसीव किया है, वो सिग्नल हैज टू बी पास्ड टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, which means the next point of discussion comes into place, which is nothing but conductivity. So the second point becomes conductivity. Students, what is conductivity is? Conductivity is nothing but ability, okay, ability of neuron to transfer the impulse. Impulse students last module में मैंने बताया था, it is nothing but the signal. Okay, तो ability of neurons to transfer या transmit the impulse is nothing but the conductivity. Okay, the third, very important, the third point, the third property is nothing but called as stimulus. अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले आपको बताया स्टिमुलस क्या होता है. स्टूडेंट्स, स्टिमुलस इज नथिंग बट इट इज अ काइंड ऑफ इंपल्स. अगर किसी को इंपल्स समझने में दिक्कत ही हो रही है, अब याद रख सकते इंपल्स को इस तरीके से भी समझिएगा कि उसको सिग्नल भी बोला जा सकता है.
ये सिग्नल का काम क्या होता है? सिग्नल का काम होता है एक जगह से इंफॉर्मेशन लेना, दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन को पास कर देना। अभी ये जो पासिंग जो हो रहा है दैट इज कॉल्ड अ स्टिमुलस। मगर स्टिमुलस कैन बी ऑफ मल्टीपल वेरिड टाइप्स। ओके, स्टिमुलस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। देर आर बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट स्टिमुलस, स्टिमुलस इज ऑफ 3 टाइप्स। ओके, सबसे पहला स्टिमुलस इज कॉल्ड एज थ्रेश होल्ड स्टिमुलस। ओके, द वेरी फर्स्ट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है? थ्रेशोल्ड इज नथिंग बट द मिनिमम, it is the minimum stimulus which is required. The minimum stimulus required in order to generate the transmission. न्यूरॉन्स का ट्रांसमिशन को जनरेट करने के लिए जो मिनिमम स्टिमुलस आपको लगेगा, वो मिनिमम स्टिमुलस को आपने कहा है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ओके, अब ये सेकंड क्या है? फॉर एग्जांपल, सेकंड इज व्हाट इज कॉल्ड एज सबलिमिनल स्टिमुलस। सबलिमिनल स्टिमुलस। अब मैंने अभी तक आपको क्या बताने का कोशिश किया? मैंने आपको यह समझाने का कोशिश किया है कि भाई एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी क्या होता है। अभी आप इतना जान सकते हो, इतना समझ के कि भाई जो आपका थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है कि भाई एक ऐसा टाइप का सिग्नल है जो कि आपको ये बताता है कि भाई मिनिमम कितना स्टिमुलस होना चाहिए, मिनिमम कितना स्टिमुलस होना चाहिए ताकि आप इलेक्ट्रिक सिग्नल को, इंपल्स को जनरेट कर सको। Subliminal stimulus is nothing but the weak stimulus. It's a weak stimulus. Weak stimulus मतलब impulse जो रहेगा, impulse it will be more or less a kind of a weak, okay, weak stimulus है। and इसका आपका तीसरा डिवीजन जो पड़ता है, तीसरा डिवीजन जो पड़ता है, it is called as the supraliminal stimulus. Okay, it is called as a supraliminal stimulus. Supraliminal is the strong stimulus. Okay, strong stimulus मतलब एक ऐसा समझ लीजिए आप कि एक मैक्सिमम टाइप का इंटेंसिटी है, उस मैक्सिमम इंटेंसिटी पे ये न्यूरॉन्स फायर कर रहे हैं, और इस मैक्सिमम इंटेंसिटी पे अगर आपके इसके बियॉन्ड अगर आपने जाने का कोशिश किया तो फिर वो वर्कआउट नहीं करेगा। मतलब क्या कि भाई देखो, देर इज अ लिमिट, नो, every other systems that are working in our body will have some or the other different kinds of limits, which means that अपने को ये जानना बहुत जरूरी पड़ जाता है कि भाई ये स्टिमुलस जो होते हैं एक मैक्सिमम अपर सर्किट भी हिट करते हैं। अपर सर्किट का मतलब क्या है यहाँ पे गाइस? कि इसका मतलब ये है कि भाई एक मैक्सिमम इंटेंसिटी जनरेट कर पाएंगे, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं इफेक्ट आएगा। So that kind of a stimulus which is very very strong is called as the supraliminal stimulus, and the stimulus which is weak in nature is nothing but the subliminal stimulus. And the weak the minimum stimulus required for an intensity for neurons to fire is none other than the threshold stimulus. समझ में आ रहा है गाइस मैं क्या बोल रहा हूं? This is the concept of stimulus. Now fourth क्या है देख लेते हैं फटाक से। Fourth, now we are talking about the fourth property which is called as the summation effect. Summation effect. Students, what is summation effect? Summation effect क्या होता है भाई? Summation, just a second. Summation effect ऐसा टाइप का इफेक्ट है where small impulses, okay, when triggered for multiple times, जब बहुत ही छोटे छोटे लेवल के स्टिमुलस बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए फायर किए जाते हैं, तो दिस कैन लीड टू अ लार्जर इंपल्स। मतलब अगर छोटा 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 स्टिमुलस आ गया तो छोटे छोटे सारे स्टिमुलस विल हैव अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट। क्यूमुलेटिव मतलब अ कॉम्बिनेटिव इफेक्ट, जहां पे सारे छोटे स्टिमुलस एक साथ कंबाइन हो जाएंगे और एक ही फायरिंग देंगे, एक ही इंपल्स का ट्रांसमिशन दे देंगे। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द summation effect. Okay, the next property of a nerve fiber, which is the fifth one, is all or none law. It is all or none law. Now students, what is all or none law is
कि योर नर्व्स विल आइदर कंडक्ट द impulse, okay, your nerves are going to either conduct the impulse or will not conduct at all. एक तो कंडक्ट करेंगे या फिर कंडक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बीच का कोई थोड़ा सा कंडक्शन नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता. सो मतलब आइदर देयर वुड बी कंडक्शन और देयर वोंट बी कंडक्शन, ऑल और नन, ऑल और नन. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? दिस इज व्हाट इज ऑल और नन लॉ. Students, what is sixth one? The sixth one is called as the refractory period. देखो रिफैक्टरी पीरियड जो होता है ना गाइस, ये एक टाइप का ऐसा समझ लीजिए कि एक रेस्ट पीरियड है, एक रेस्ट पीरियड है. क्या फंक्शन रहेगा? इट इज अ ब्रीफ, इट इज अ ब्रीफ फेज, ओके, वेयर न्यूरॉन डज नॉट conduct the second impulse. एक छोटा सा लिमिटेड टाइम पीरियड जहां पे इंपल्स बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं होता है, ऐसे कंडीशन को आप रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हो, रिफ्रैक्टरी पीरियड. ओके, सेवेंथ प्रॉपर्टी, जो आपका सेवेंथ प्रॉपर्टी है, इट इज कॉल्ड एज द सिनेप्टिक डिले. सिनेप्टिक डिले. देखो मैंने तुमको मतलब बता दिया ना सिनेप्स का, सिनेप्स का मतलब बता दिया ना. सिनेप्स का मतलब क्या होता है? दो न्यूरॉन के बीच का जगह. अभी वहां पे जब इंपल्स आता है तो उसको थोड़ा बहुत लेट होने वाला है वहां पे, बिकॉज सिग्नल हैज टू क्रॉस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर. एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे उसको क्रॉस करना है, तो वहां पे एक थोड़ा डिले आने वाला है. नाउ देयर कैन बी अ ब्रीफ मिली सेकेंड डिले. देयर कैन बी डिले ऑफ certain milliseconds, okay, जिसके कारण while the impulse, जब आपका impulse moves from one neuron to another, जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है इंपल्स, तो फिर थोड़ा सा लैग आता है, इसको आप बोलते हो सिनेप्टिक डिले. यहाँ पे सिनेप्टिक डिले बहुत जानना आपको जरूरी है. सिनेप्टिक डिले कैन बी इन बिटवीन 0.3 to 0.5 मिली सेकेंड्स. याद रखना आपको कि जो डिले आने वाला है, ये डिले एक तो 0.3 to 0.5 मिली सेकेंड्स का आएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, एट्थ वन देखिए, एट्थ प्रॉपर्टी देखो गाइस, एट्थ प्रॉपर्टी. नाउ स्टूडेंट्स, एट्थ प्रॉपर्टी इज व्हाट इज कॉल्ड एज द सिनेप्टिक फटीग. It is called as a synaptic fatigue. What is synaptic fatigue? Synaptic fatigue is a condition where neurons do not transmit the impulse, but condition है, यहाँ पे condition है, impulse को transmit नहीं कर रहे हैं because of exhaustion of neurotransmitters. लास्ट मॉड्यूल में मैंने बताया था कि भाई न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो नर्व के ट्रांसमिशन में बहुत हेल्प करते हैं. अगर न्यूरोट्रांसमीटर खत्म हो जाएगा तो फिर कंडक्शन नहीं होगा, बोलेंगे सिनेप्टिक फटीग. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिनेप्टिक फटीग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो सकता है बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में. एंड इसके बाद बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा जब तक नया न्यूरो ट्रांसमीटर बनता नहीं है तब तक के लिए देयर विल बी सर्टन काइंड ऑफ लैग. ओके, दिस इज योर एट्थ प्रॉपर्टी. नाउ स्टूडेंट्स, नाइन्थ प्रॉपर्टी इज नथिंग बट द वेलोसिटी. वेलोसिटी का मतलब क्या है भाई? फिजिक्स वाला नहीं चाहिए यहाँ पे. आपको जानना है भाई वेलोसिटी बायोलॉजी में क्या है. इट इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन. ओके, ट्रांसमिशन का स्पीड कितना है, ट्रांसमिशन का स्पीड कितना है, तो ये उसको आप वेलोसिटी बोलते. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई वॉलेंटरी मसल फाइबर है, अगर कोई वॉलेंटरी मूवमेंट्स है, वॉलेंटरी मूवमेंट्स मतलब क्या गाइस? वॉलेंटरी मूवमेंट्स मतलब जो आप कंट्रोल कर रहे हो, आपके हाथ में खुद के कंट्रोल में है, वहां पे इंपल्स का कंडक्शन कैन बी फ्रॉम 110 to 120 मीटर पर सेकेंड. बट अगर वही इनवॉलेंटरी रहेगा,
इनवॉलेंटरी मूवमेंट, तो इट कैन बी फ्रॉम राइट फ्रॉम 10 to 20 मीटर पर सेकेंड। अपार्ट फ्रॉम दैट, लास्ट लेक्चर में तुमको मैंने ये भी बताया था कि भाई आपका जो कंडक्शन होता है, ओके, जो कंडक्शन होता है, दिस कंडक्शन इज फास्टर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। स्टूडेंट्स, व्हाट वाज माइलिनेटेड न्यूरॉन्स? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स मतलब ऐसे न्यूरॉन जिसके एक्सॉन पे माइलिन शीथ का कवरिंग है, ठीक है। सो माइलिन शीथ का जो कवरिंग रहेगा उसको आप माइलिनेटेड बोलेंगे, कंडक्शन में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो वहां पे कंडक्शन फास्टर रहेगा एज कंपेयर्ड टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के कंपैरिजन में आपका जो माइलिनेशन वाला न्यूरॉन है वहां पे कंडक्शन काफी ज्यादा फास्ट होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या बोल रहा हूं मैं? सिनैप्स का मैंने तुमको डेफिनेशन बता दिया, ठीक है, एंड कुछ प्रॉपर्टीज अपने सिनैप्स की देख ली। इधर तक समझ में आ रहा है? अभी के लिए जाते हैं अपन, अभी नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे जाएंगे विच इज कॉल्ड एज अ सिनैप्स। ओके, सिनैप्स का अपन ने डेफिनेशन जान लिया डेफिनेटली, बट अभी थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं टाइप्स ऑफ सिनैप्सिस पे। ओके, सो सबसे पहला सिनैप्स, जिसका डेफिनेशन मैं वापस नहीं लिख रहा हूं बिकॉज ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो अभी के लिए बस मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि देयर विल बी इन जनरल देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिनैप्स। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिनैप्स, दो टाइप के सिनैप्स आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। नंबर वन, सबसे पहले इजी वाला देख लेते हैं विच इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल सिनैप्स। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में अभी देखो वर्ड खुद बता रहा, लॉजिकली देखो जरा क्या होगा। इलेक्ट्रिकल सिनैप्स मतलब जहां पे कंडक्शन जो होगा, कंडक्शन दैट विल बी थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ओके, मतलब क्या, यहाँ पे जो मूवमेंट होने वाला है, दिस मूवमेंट विल बी थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज। ओके, सो यहाँ पे आपका जो कंडक्शन होने वाला है, the conduction which is going to happen in electrical synapse will be faster। ऐसा क्यों सर? देखो इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होगा? इलेक्ट्रिक करंट तब फ्लो होता है कि जब दो वायर्स, इमेजिन करो दो न्यूरॉन, दो वायर है, तो दोनों वायर्स जब तक क्लोज डिस्टेंस में रहेंगे देयर कैन बी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा विच विल बी फ्लो ऑफ करंट। तो करंट का फ्लो हो रहा है मतलब इंपल्स का ट्रांसमिशन होगा, मगर अगर आपने यही गैप दूर करते गए तो ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या समझना है आपको कि अगर मुझे इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में जाना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ओके, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज एक्सट्रीमली नैरो। ओके, बहुत ज्यादा कम गैप होता है, इट कैन बी रफली अराउंड 3.8 नैनोमीटर्स, जो कि बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। तो 3.8 नैनोमीटर्स का गैप आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे एक चीज आपको जानने की जरूरत है कि कंडक्शन फास्टर है, मतलब ये आपको कहाँ पे देखने को मिल सकता है? चलो बताइए। ये इट इज सीन इन एरियाज ऑफ डिफेंसिव एक्टिविटीज। डिफेंसिव एक्टिविटीज मतलब स्टूडेंट्स जहां पे रिस्पॉन्स टाइम कैसा होना चाहिए? देखो कंडक्शन फास्ट होगा ना, कंडक्शन फास्ट होगा ना, इसका मतलब ये जान लेना कि भाई जहां पे रिस्पॉन्स टाइम विल बी फास्टर, जहां पे रिस्पॉन्स टाइम फास्टर रहेगा वहां पे आपने क्या कर दिया है? वहां पे आपने इलेक्ट्रिकल सिनैप्सिस को डाल दिया है। समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज द फर्स्ट सिनैप्स। ओके, अभी देखो स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड सिनैप्स, जो कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। द सेकंड सिनैप्स वी हैव, जस्ट अ सेकंड, या तो सेकंड सिनैप्स वी हैव इज नथिंग बट द केमिकल सिनैप्स। ये इलेक्ट्रिकल सिनैप्स के कंपैरिजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज केमिकल सिनैप्स, जरा जानने का ट्राई करते हैं। केमिकल सिनैप्स, ये जो केमिकल सिनैप्स होता है गाइस, केमिकल सिनैप्स में मूवमेंट जो होने वाला है, द मूवमेंट ऑफ इम्पल्स, जो इम्पल्स का मूवमेंट होगा, दैट विल अकर ड्यू टू फ्लो ऑफ समथिंग which is called as neurotransmitters।
ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर। अगर न्यूरोट्रांसमीटर है तो भाई मूवमेंट पॉसिबल है, अगर न्यूरोट्रांसमीटर नहीं तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? बट यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स रहेंगे जो आपको जानने जरूरी है। क्या क्या स्टूडेंट्स कंपोनेंट है यहाँ पे? सबसे पहला, यू हैव 3 कंपोनेंट्स। ओके, आपको यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स है, 3 कंपोनेंट्स है। द वेरी फर्स्ट इज कॉल्ड एज द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। ओके, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। The second component is the synapse itself. Okay, and जो third component होता है that is called as the post synaptic neuron. So one you have the presynaptic neuron, another is the synapse and the postsynaptic neuron. आपके सामने स्टूडेंट्स मैंने डायग्राम यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए ये वाला ऊपर वाला जो है इसको अपने बोलना है प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन। प्रीसिनेप्टिक मतलब क्या? सिनेप्स के पहले, सिनेप्स के पहले वाला न्यूरॉन ये वाला। और कैन यू सी दिस? दिस इज कॉल्ड एज द पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्टसिनेप्टिक मतलब सिनेप्स के बाद, दो न्यूरॉन के बीच का जो जगह रहेगा उसको बोलना है सिनेप्स। ठीक है, तो मैंने 3 कंपोनेंट आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब होता क्या है, अभी होता क्या, इसका मैकेनिज्म जरा जानना, कुछ नहीं समझा वापस रिवाइंड करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो सिनेप्स का गैप होता है, ओके, सिनेप्टिक क्लेफ्ट जिसको बोला जाता है, कि जो गैप होता है, गैप ये थोड़ा ब्रॉडर होता है। इट कैन बी अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 नैनोमीटर। ज्यादा है ना? इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कितना था? बहुत ही कम, 3 से 4, 3 से 4। यहाँ पे थोड़ा गैप ज्यादा है। अब जान लीजिए बच्चों कि भाई आपके पास मैकेनिज्म क्या है इसका। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ केमिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स का मैकेनिज्म क्या है? ओके, सबसे पहला तुम्हारे पास इंपल्स रहेगा। ठीक है, अभी देखो मैं कुछ लिख रहा हूं यहाँ पे, आपको समझना है। ये तुम्हारे पास इंपल्स रहेगा। ओके, इंपल्स है, सिग्नल है। ये जो इंपल्स है, दिस रीचेस टू द एंड ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। समझ में आ रहा है? इट रीचेस टू द एंड ऑफ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन मतलब क्या? यहाँ पे देखिए, नर्व इंपल्स एंड में आ गया। अब क्या करना है पता है मुझे? इंपल्स को ना गाइस मेरे को मूवमेंट कराना है दूसरे न्यूरॉन में, बट ये खुद ब खुद जा नहीं सकते। तो जैसा ही इंपल्स एक न्यूरॉन के एंड में आया है, टीलोडेंड्रॉन के यहाँ पे आ गया है, उस वक्त पे व्हाट विल हैपन? देयर विल बी, understand this point, there will be rapid influx of calcium ions from ECF. Students, ECF stands for extracellular fluid. ऐसा फ्लूइड जो सेल्स के बाहर है, ऐसा रीजन जो सेल के बाहर है, वहां से कैल्शियम जो रहेगा, इट विल स्टार्ट एंटरिंग इनटू द सेल। जो कैल्शियम आपका रहेगा वो सेल के अंदर आना चालू करेगा। जब सेल के अंदर आना वो चालू करेगा ECF से, तो दिस मूवमेंट विल अकर थ्रू व्हाट इज कॉल्ड एज कैल्शियम गेटेड चैनल्स। कैल्शियम गेटेड चैनल्स का मतलब क्या? जो सिर्फ कैल्शियम के लिए ही ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे देखिए जरा, तुम्हारे पास दिखा कैल्शियम गेटेड चैनल्स, कैल्शियम गेटेड, ये तुम्हारा रहा कैल्शियम। जैसे गेट ओपन, कैल्शियम अंदर। तो अभी कैल्शियम कहाँ पे है? करेक्ट, अभी कैल्शियम कहाँ पे है? कैल्शियम अभी न्यूरॉन के अंदर है। समझ में आ रहा है? न्यूरॉन के अंदर है। अभी क्या करना है? नाउ दैट कैल्शियम जो रहेगा ना आपका कैल्शियम, इट विल फ्यूज विथ समथिंग कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स का मतलब एकदम सिंपल भाषा में समझने का बैग। These vesicles are also called as synaptic vesicles. ये देखिए, सिनेप्टिक वेसिकल। तो कैल्शियम क्या किया? कैल्शियम आया, कैल्शियम ने जाके इसको फ्यूज कर दिया। कैल्शियम फ्यूज किया सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स में। स्टूडेंट्स, न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल में क्या रहेगा? ऑब्वियसली न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर होगा।
ओके, एंड एक बार ये फ्यूज हो गया, एक बार ये फ्यूज हो गया, व्हाट विल हैपन, दिस सिनेप्टिक वेसिकल, ये जो आपका सिनेप्टिक वेसिकल है, this synaptic vesicle is going to release what? It is going to release neurotransmitter, okay, by a process of exocytosis. स्टूडेंट्स, एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या, कि कोई सिक्रीशन बाहर हो रहा है, कुछ मूवमेंट बाहर की तरफ जा रही है, तो जब न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स फ्यूज हो गए, कैन यू सी दिस, फ्यूज हो गए, ऑल रेड कलर का न्यूरोट्रांसमीटर्स है, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स अब क्या करने, अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे, दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स आर गोइंग टू बाइंड टू the, can you see the channels, can you see the channels, so they are going to bind to something, a channel, a specific type of channel which is called as ligand gated channels, they are going to bind to the ligand gated channels. एक बार ligand gated channels को मैं यहीं पे कंटिन्यू कर देता ताकि आपको फ्लो पता रहे, ठीक है, ligand gated channels को जैसे ही बाइंड कर दिया, what is the next step, करेक्ट, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, there will be opening of the gates, गेट्स ओपन हो गए, द मोमेंट इधर ग्रीन कलर का, ठीक है, ग्रीन कलर का, तो एक बार गेट ओपन हो गया, गेट ओपन हो गया, देयर विल बी पैसेज, एक बार गेट ओपन हो गया, देयर विल बी पैसेज ऑफ द इम्पल्स, इम्पल्स का पैसेज हो गया, इम्पल्स का पैसेज हो जाएगा, दूसरे वाले न्यूरॉन पे भी सेम प्रोसेस रिपीट होगा गाइस। देखो एक बार क्विक रिवीजन के लिए देखो, समझने का कोशिश करो मैंने क्या क्या किया है, मैंने क्या क्या किया, सबसे पहला इम्पल्स आया, कहां पे आया, इम्पल्स हैज रीच टुवर्ड्स द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का एंड, एक बार वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के एंड में आ गया है, जैसे आ गया वैसा बाहर से कैल्शियम अंदर आना चालू करेगा, एक बार कैल्शियम अंदर आना चालू कर दिया, तो उसके बाद व्हाट विल हैपन, कैल्शियम इज गोइंग टू फ्यूज विथ व्हाट इज कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल और आल्सो कॉल्ड एज सिनेप्टिक वेसिकल. Synaptic vesicles are going to fuse at the base of the neuron and are going to release what is called as neurotransmitters. These neurotransmitters are going to fuse or are going to release and they are going to bind to what is called as ligand gated channels. एक बार ligand gated channels को bind कर दिए, तो bind करने के बाद वहां पे वो गेट ओपन हो जाएंगे, और एक बार वो गेट ओपन हो गए उसके बाद क्या, देयर विल बी पैसेज ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स पास हो जाएगा. हमारे बॉडी में केमिकल सिनेप्सिस है, इलेक्ट्रिकल भी है, केमिकल भी है, केमिकल सिनेप्सिस ट्रांसमिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. बस इतना आपको याद रखना है गाइस कि इम्पल्स जो हो सकता है ना, जो इम्पल्स का भी मैंने बात किया, ये हमेशा याद रखना कि इम्पल्स कैन बी ऑफ टू फॉर्म्स, दो फॉर्म का हो सकता है, आइदर इट कैन बी एक्साइटेटरी और एल्स इट कैन बी इनहिबिटरी. Either it can be excitatory or either it can be inhibitory. Excitatory is something which can excite or give you stimulus. Inhibitory is going to stop. एक न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल आप याद रखेंगे, which is called as acetylcholine. इस वाले न्यूरोट्रांसमीटर को आपको याद रखना है, समझ में आ रहा है, एसिटाइलकोलिन. एक बार न्यूरोट्रांसमीटर का काम खत्म, एक बार न्यूरोट्रांसमीटर का अगर काम खत्म हो जाएगा, तो दिस कैन बी ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम कॉल्ड एज cholinesterase. Cholinesterase is an enzyme which can break down acetylcholine. Acetylcholine को तोड़ने के लिए जो एंजाइम काम में आएगा वो cholinesterase रहेगा. स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन के सामने पूरा का पूरा मैकेनिज्म ऑफ केमिकल सिनेप्स. आई होप सो समझ में आ रहे हैं, नॉट गोइंग वेरी वेरी फास्ट, एंड इफ एट ऑल यू हैव डाउट्स प्लीज पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन, में डेफिनेटली रिप्लाई करने वाला हूँ. तो इसके अंदर अगर बाई चांस कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन है, डेफिनेटली बताइए, पक्का से मैं वापस से कुछ कॉन्सेप्ट रहेंगे जिसमें आपको डाउट है फटाक से क्लियर करवा दूंगा. अपन ने अभी तक क्या क्या जान लिया, हम लोगों ने सिनेप्स को जाना, प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर्स जान लिए, नर्व फाइबर्स के प्रॉपर्टीज के साथ साथ अभी अपन ने और क्या समझने का कोशिश किया, और हम लोगों ने ये भी जानने का कोशिश किया कि केमिकल सिनेप्स, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स का जो मूवमेंट है कैसा होता है, वो क्या है.
ओके अब एक लास्ट टॉपिक जो इस मॉड्यूल से रिलेटेड होगा, विच विल बी टॉकिंग अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. Quite important, quite significantly important. So now we're discussing about transmission of nerve impulse. अपने ये तो देख लिया भाई कि एक न्यूरॉन से वो सिनेप्स से कैसे जाता है, बट अपन ने ये तो नहीं देख लिया भाई वो न्यूरॉन से कैसे जा रहा है. तो न्यूरॉन से जाने के लिए पहला प्रोसेस तो समझना पड़ेगा, तो पहले नर्व इम्पल्स समझ लेते हैं. भाई नर्व इम्पल्स में कंपोनेंट्स पहला देख लीजिए, उसके बाद आपको चीजें और तरीके से समझ में आ जाएंगी ना. पहले ये जान लीजिए कंपोनेंट्स क्या है. कंपोनेंट्स क्या होंगे. कंपोनेंट्स देखो भाई, सबसे पहला आपके पास एक्सॉन है. आई होप यू नो एक्सॉन. ठीक है, एक्सॉन आपको पता होना चाहिए, कुछ इस तरीके से दिखता है एक्सॉन. ठीक है, एक्सॉन एक्सॉन होना चाहिए. सेकेंड कंपोनेंट you have what is called as ICF and what is called as ECF. Okay, ICF क्या रहेगा, intracellular fluid. ECF क्या रहेगा, extracellular fluid. Okay, number three, it can be different types of ions. Ions कुछ होंगे, कौन से ions रहेंगे guys. It can be sodium, briefly it can be potassium, it can be some negatively चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स भी रहने वाले हैं. ये तीन कंपोनेंट्स आपको जानने हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. अब जान लीजिए कि हाउ द फ्लो इज. ओके, फ्लो किस तरीके से है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द मेम्ब्रेन, ओके मेम्ब्रेन, तो हमेशा याद रखना कि जब भी मैंने मेम्ब्रेन बोला तो समझना है वो क्या है. इट इज एक्सॉन. इधर तक समझ में आ रहा है. सो मेम्ब्रेन एक टाइप का एक्सॉन होता है. अभी ये जो मेम्ब्रेन एक्सॉन है इसके दो रीजन्स हो सकते हैं. एक इनर रीजन जिसको आपने बोला है ICF, और एक रीजन होगा जो कि बाहर वाला रहेगा विच विल बी ECF. ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है. अब होता कुछ इस तरीके से है कि भाई जो आपका ICF होता है, ICF मतलब इंटरनल ना, एक्सॉन के अंदर जनरली द चार्ज विच इज प्रेजेंट इज नेगेटिव चार्ज. स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव चार्ज क्यों है. ये नेगेटिव चार्ज बहुत सारे कंपोनेंट्स की वजह से, लाइक ब्रीफली इट कैन बी प्रेजेंट बिकॉज ऑफ पोटेशियम. ओके, इट कैन बी प्रेजेंट बिकॉज ऑफ सम नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लिक एसिड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड. सो इसके कारण हो सकता है. इसके कारण क्या हो जाता है, जो आपका ICF है, ICF जो मेम्ब्रेन एक्सॉन के अंदर, तो एक्सॉन के अंदर क्या हो जाएगा, एक्सॉन के अंदर चार्ज जो आपको बैठने वाला है, दैट चार्ज विल बी नेगेटिव. सो अंदर कंप्लीटली नेगेटिव. एट द सेम टाइम आपका जो ECF है, ओके आपका जो ECF है, दिस ECF इज बाहर का. ओके, बाहर का रीजन जो होता है इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों है. ब्रीफली मेजर आयन जो इन्वॉल्व रहेगा यहाँ पे, इट विल बी सोडियम. समझ में आ रहा है. तो मतलब एक जगह पे पोटेशियम है, एक जगह पे सोडियम है. सोडियम क्या करता है, मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज मेंटेन करके रखता है, विच मींस यहाँ पे. सो मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज मेंटेन करके रखा हुआ है. अब देखो गाइज, ये ना ऐसा ही इनहेरेंटली ऐसे होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये चार्जेस को मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि देयर इज पैसिव एक्टिव मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयंस. मेम्ब्रेन के क्रॉस बहुत सारे मूवमेंट्स हो सकते हैं. पैसिव मूवमेंट भी हो सकता है, एक्टिव मूवमेंट भी हो सकता है. हमारा जिम्मेदारी ये होता है कि भाई हम ये जान के लिए, ये समझ के लिए कि भाई कौन सा मूवमेंट कहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है. ये इसकी वजह से आपको ये समझना है कि भाई मेम्ब्रेन जब होता है इस तरीके से पोलर जिसको आप बोलते हो, दिस इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस. ओके, आयंस का मूवमेंट. अभी आयंस का मूवमेंट क्या होता है कि भाई आपका जो सोडियम है,
ओके, सोडियम इज पुश्ड आउट, सोडियम को बाहर ढकेला जाता है, और जो आपका पोटेशियम होता है, पोटेशियम इट इज पुल्ड इन, इसको अंदर खींचा जाता है। अभी ये जो मूवमेंट है सोडियम एंड पोटेशियम का, सोडियम एंड पोटेशियम का जो मूवमेंट आया है, दिस मूवमेंट कैन अकर थ्रू सोडियम पोटेशियम पंप। बट सोडियम पोटेशियम पंप तभी काम करता है व्हेन देयर इज लीकेज ऑफ आयंस across द मेम्ब्रेन। जब मेम्ब्रेन के अक्रॉस पार्शियल लीकेज होगा, भाई लीकेज का मतलब ये पैसिव है, पैसिव का मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे लीक हो जा रहा है। तो जब लीकेज हो रहा है, सोडियम ऐसे ही बाहर जा रहा है, ठीक है, सोडियम अंदर आ रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो इसको जब ये लीकेज हो रहा है उस वक्त पे सोडियम पोटेशियम पंप आएगा, एंड सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म मतलब क्या? इट इज गोइंग टू यूटिलाइज एनर्जी। और ये कंटिन्यूस मूवमेंट की वजह से इट कैन बी आइदर सोडियम जो है, सोडियम वो आपके सेल के अंदर आ रहा है, ठीक है, पोटेशियम जो है वो सेल के बाहर जा रहा है, ये पूरा मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये कंटिन्यूसली होते रहता है। और इस चीज को हमेशा एक स्टेबल स्टेट पे मेंटेन करने का काम सोडियम पोटेशियम पंप करता है, ताकि आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन मेम्ब्रेन के अक्रॉस मेंटेन रहे, बनी रहे। And that maintenance of the ions across the membrane is done by none other than the sodium potassium pump. सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम को बाहर फेंक देता है, सेल को अंदर, पोटेशियम को अंदर लेकर आता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम, जब पोटेशियम अंदर आ रहा है, सोडियम बाहर जा रहा है, इसी मूवमेंट को तो आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट बोलते हो, जहां पे आपने सोडियम पोटेशियम पंप का यूज किया हुआ है। तो सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवली काम करता है, लीकेज होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव डिफ्यूजन की वजह से। सो मल्टीपल थिंग्स आर देयर इन प्लेस, जिसके कारण फाइनल स्टेज कुछ इस तरीके से आने वाला है, जब आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई आपका मेम्ब्रेन जो है, आपका जो मेम्ब्रेन होगा, ये मेम्ब्रेन को आप बोल सकते हो कि भाई मेम्ब्रेन इज पोलार। स्टूडेंट्स, पोलार का मतलब क्या है? पोलार का मतलब ये है कि भैया आपके पास जो मेम्ब्रेन है, मान लो ये तुम्हारा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये तुम्हारा मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर अंदर नेट नेगेटिव चार्ज, ओके, नेट नेगेटिव चार्ज, एंड मेम्ब्रेन के बाहर देयर विल बी नेट पॉजिटिव चार्ज। ये कंडीशन को, जहां पे एक्सॉन के अंदर नेगेटिव, एक्सॉन के बाहर पॉजिटिव, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो अपन क्या बोलना है इसको? इट इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा भैया, वापस पीछे जाइए, वापस पीछे जाइए। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? विच मीन्स कि भाई पोलराइजेशन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको जानना बहुत जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? कि भाई मेम्ब्रेन जो होता है, वो मेम्ब्रेन हमेशा पोलार होना चाहिए। कंडक्शन के लिए पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां तक समझ में आ रहा है क्या? तो इसकी वजह से आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई मूवमेंट जो होगा, भाई प्रीडोमिनेंटली सेल के जो अंदर है, ओके, अंदर you'll have potassium, सेल के बाहर there will be sodium, okay, this condition is called as a state of polarization। but polarization के वक्त बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि मैंने बताया, पंप्स काम करते हैं, उसके अंदर सोडियम पोटेशियम पंप हो गया, और साथ ही साथ अलग अलग टाइप के पैसिव पंप्स भी काम करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो ये पोलराइजेशन के स्टेट में, जहां पे नेट पॉजिटिव एंड नेट नेगेटिव मेंटेन हुआ है, दिस कंडीशन इज एट a voltage of roughly around -70 millivolts। मतलब ये जो कंडीशन मेंटेन हुआ, इट इज एट -70 millivolts। इससे आपको दो चीजें समझ में आनी चाहिए। क्या पता है कि भाई फेजेस ऑफ नर्व ट्रांसमिशन क्या है या इंपल्स ट्रांसमिशन क्या है? ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द फेजेस
phases of transmission, phases of transmission of impulse. Okay, impulse के transmission का phases. जैसे for example, the very first is called as polarization. Okay, सबसे पहला is polarization. The second component is called as depolarization. Third is called as repolarization. ये तीन फेजेस आपको पता होना जरूरी है और तीनों का फेज का डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। अब भाई साहब कि पोलराइजेशन में क्या होता है, ठीक है। आपके सामने पहला मैं ये हेडिंग लिख देता हूँ कि सबसे पहला अपन ये जानते हैं कि भाई पोलराइज, अभी लास्ट वाले ही स्क्रीन पे मैंने बना दिया है डायग्राम, बट मैं वापस एक बार बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पोलराइजेशन मेम्ब्रेन, एक्सॉन का मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अंदर क्या है, यस अंदर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज, अंदर बहुत सारे नेगेटिव चार्ज और बाहर और बाहर क्या रहेगा, यस बाहर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज। किसके बदौलत, बरोबर सोडियम। अंदर नेगेटिव क्यों है, दिस इज पोलराइजेशन। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी मतलब क्या कि भाई मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कितना है इस वक्त मेम्ब्रेन का पोटेंशियल विल बी अप्रोक्सीमेट टू -70 मिलीवोल्ट्स, समझा, ठीक है। ये पोलराइजेशन का स्टेट, जहां पे मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव, मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव। ओके, now imagine the impulse reaches to the axon, ठीक है। तो जो आपका इम्पल्स है वो एक्सॉन में पहुंच गया, अभी एक्सॉन में पहुंचने के बाद क्या कंडीशन रहेगा भाई, एक्सॉन में पहुंचने का क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे आपके पास ये एक मेम्ब्रेन है, मान के चलते हैं कि यहाँ से आपका कौन आ रहा है, यहाँ से मान लो इम्पल्स आ रहा है, ठीक है। जैसा ही इम्पल्स आया, ओके, once the impulse reaches the axon, okay, there is rapid influx of sodium ions। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, रैपिड इनफ्लक्स मतलब एंट्री। अगर अभी सोडियम का चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा। देखिए सोडियम अंदर, ये देखो यहाँ पे भी है, ठीक है। तो सोडियम अंदर आ जाएगा, सोडियम एक बार अंदर आ गया, सोडियम एक बार अंदर आने के बाद व्हाट विल हैपन, when the sodium enters into the membrane, the आपका जो ICF है that is going to become positive। ओके, बट एक चीज आपको नोट करनी है यहाँ पे कि ड्यूरिंग इस पूरे फेज को, ठीक है, ये जो मैंने पूरा यहाँ पे लिखा है, इस पूरे फेज को आप बोलते हो डीपोलराइजेशन। इसको क्या कहेंगे आप, इसको कहेंगे डीपोलराइजेशन। बट एक चीज आपको याद रखनी है गाइस, डीपोलराइजेशन के दौरान देयर इज नो ओपनिंग ऑफ पोटेशियम गेट्स। यहाँ पे पोटेशियम गेट्स बिल्कुल नहीं खुल रहे, हैं, सिर्फ सोडियम खुल रहा है। सोडियम खुलने के कारण व्हाट विल हैपन, सोडियम अंदर एंटर किया, सोडियम पॉजिटिव था, यहाँ पे मान लो पूरा मेम्ब्रेन पॉजिटिव था। अभी ये ओके जस्ट सोडियम अंदर आना चालू कर दिया, तो अंदर का मेम्ब्रेन पॉजिटिव होने के कारण बाहर क्या हो गया, बाहर लेस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का डोमिनेंस बढ़ गया, तो बाहर मेम्ब्रेन हो गया नेगेटिव। बट पूरा एक्सॉन एक साथ हुआ है क्या, नहीं भैया, पूरा एक्सॉन नहीं हुआ, मतलब अंदर अभी भी बाकी आगे वाले एक्सॉन में अभी भी नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है।
अभी भी नेगेटिव चार्जेस है, तो बाकी बाहर पॉजिटिव रहेंगे, बाहर पॉजिटिव रहेगा और अंदर नेगेटिव। ठीक है, जो लेफ्ट साइड पे मैंने बनाया है, दिस इज अ स्टेट ऑफ डीपोलराइजेशन। और ये जो डीपोलराइजेशन होता है, यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर किसी ने पूछा, सो इट द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यहाँ पे द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ओके, ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका आने वाला है, दिस मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैन गो फ्रॉम -70 millivolts टू +30 millivolts, 30 तक जाता है। पहला पोलराइजेशन में -70 था, अभी क्या हो गया है, अभी वो +30 पे आ गया है। देखो बच्चों, समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक, डीपोलराइजेशन हो गया। डीपोलराइजेशन में मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी बदल गया। इनफ्लक्स किसके लिए हो रहा? सोडियम के लिए हो रहा है। पोटेशियम खुला है क्या? ना जी, पोटेशियम के गेट्स अभी भी बंद है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहाँ से कहाँ गया? -70 से +30। Are you understanding what I am trying to say? And this is what I am trying to explain you. Okay, so this is all about depolarization. Now this depolarization, मान लो अभी क्या हो जाएगा, अभी जो इम्पल्स है आपका, ये इम्पल्स है, इधर ही आओ, इधर आओ, इस तरफ आओ, इम्पल्स है, कहने से इम्पल्स आगे चला जाएगा। अभी आगे अभी भी पोलराइजेशन है ना, आगे अभी भी पोलराइजेशन है, मतलब अभी आगे जब इम्पल्स फ्लो हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन, आगे वाला हिस्सा विल बिकम, पकड़ ले तुम, डीपोलराइजेशन। अंदर आगे वाला हिस्सा डीपोलराइज हो जाएगा। आगे वाला हिस्सा अगर डीपोलराइज हो रहा है, इधर वाला कैन आई से हैज टू कम बैक टू नॉर्मल, which means जैसा ही, देखिए जरा, एज द इम्पल्स passes ahead, what will happen now? अभी क्या होगा पता है? अभी एक मजा होगा, सोडियम गेट्स क्लोज्ड, सोडियम गेट्स क्लोज्ड। अभी सोडियम अंदर फंसा है, ठीक है, सोडियम अंदर फंसा है। अभी क्या आता है पता है? एंड पोटेशियम गेट्स ओपन, पोटेशियम गेट्स खुल गया। पोटेशियम गेट्स खुलने की वजह से व्हाट हैपेंड, यू नो, यहाँ पे तुम्हारे पास एक मेम्ब्रेन था, ओके, मेम्ब्रेन था, अब क्या हो गया? पोटेशियम गेट्स खुल गए। पोटेशियम गेट्स खुलने के कारण देयर इज रैपिड ई फ्लक्स बोल रहा हूं, देयर इज रैपिड ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम टू द ECF। पोटेशियम बाहर जाना चालू कर देगा भाई, बाहर जाने जैसे उसने चालू कर दिया, व्हाट विल हैपन, बाहर खटाखट पॉजिटिव चार्जेस, अंदर लेस नेगेटिव, अंदर लेस पॉजिटिव, तो अंदर क्या हो गया? अंदर नेगेटिव हो गया, बाहर क्या आ गया? पॉजिटिव। गुड, पॉजिटिव। ये एक्सप्लेन करता हूं मैं। अभी बाहर पॉजिटिव है, तो भैया ये देखिए क्या, ऐसा, यहाँ पे क्या रहेगा? नेगेटिव, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। इसको ऐसा ड्रॉ किया तो चलेगा क्या? क्या बोलोगे इसको, जो मैंने अभी बनाया बीच में, क्या बोलोगे उसको? बरोबर है। कैन आई से इसको, बहुत रेड हो गया ना, रुको, येलो भी बहुत हो गया यार, पिंक ले लेते चलो, ऐसा नहीं कर रहा, इसको डीपोलराइज बोलूं तो चलेगा? वही तो हुआ है ना, पॉजिटिव अंदर आ गया। इसको पोलराइज बोलूं तो चलेगा? अभी तक वहां पे इंपल्स पहुंचा ही नहीं है। इसको रीपोलराइज बोलूं तो चलेगा क्या? डेफिनेटली सो। एक बार इफ्लक्स हो गया पोटेशियम का बाहर, व्हाट विल हैपन, पॉजिटिव विल बी ऑन द ECF एंड नेगेटिव विल बी ऑन द ICF। ICF मतलब सेल के अंदर, ECF मतलब सेल के बाहर। देखो समझ में आ रहा क्या? यही मैंने डायग्राम बना दिया वहां पे, तो आपको आप चाहिए तो आप ये रेफर कर दीजिए, या फिर जो मैंने पढ़ा है वो उसको लिख दीजिए, दोनों भी चल जाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं। बस एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि repolarization and polarization are not synonymous, बिकॉज आप नोटिस करिए जरा कि आपका जो रीपोलराइजेशन हुआ है वहां पे सोडियम कहाँ फंसा हुआ है? सोडियम कहाँ फंसा है? सोडियम तो अंदर फंसा है, बिकॉज डीपोलराइजेशन में देयर वाज रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, सोडियम अंदर फंस गया, रिपोलराइजेशन में सोडियम का गेट ही बंद है भैया।
सोडियम का गेट बंद होने के कारण पोटेशियम बाहर आ रहा है, सोडियम बाहर आने को जगह ही नहीं है, तो रिपोलराइजेशन हो गया। हालांकि मेम्ब्रेन पोलैरिटी बैलेंस्ड, बट इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन में क्या करना पड़ेगा, सोडियम कहाँ फंसा, सोडियम अंदर फंसा है भैया। तो अब मैं वापस क्या यूज करूंगा, नाउ आई कैन यूज सोडियम पोटेशियम पंप अगेन। सोडियम पोटेशियम पंप को यूज कर दीजिए और क्या करिए, सोडियम को जबरदस्ती बाहर फेंक दो, पोटेशियम को जबरदस्ती अंदर लेकर आइए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जब ये होगा कि जहां पे सोडियम पोटेशियम पंप ने सोडियम को अंदर से बाहर फेंक दिया और पोटेशियम को बाहर से अंदर लेकर आया, उस स्टेज पे मेम्ब्रेन को पोलराइज्ड बोलोगे। अदरवाइज रीपोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन थोड़ा अलग है। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइज? आपके टेक्स्ट बुक में इसके 2 पेजेस दिए हैं, जिसका मैंने एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन आपको आपके सामने दे दिया है। यहाँ तक अगर कुछ डाउट रहते हैं, प्लीज डेफिनेटली पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी जाता है। अकॉर्डिंगली एकेडमिक लेवल पे जितना आपको जानना चाहिए था उतना मैंने कवर करवा के आपको दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर बाय चांस कुछ डाउट्स है, प्लीज़ नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। एंड ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी, एवरी स्टूडेंट इज वॉचिंग दिस चैनल, what I would suggest is that if you like our content, the way we are presenting it to you guys, in all the domains of 11th and 12th state board, with respect to physics, with respect to chemistry, with respect to mathematics and biology, and also of course we've started with geography now. So multiple different types of aspects we're touching down on, and we're also trying to focus on all the subjects with varied expert faculties which we have on board. If you really like our content, please do subscribe to our YouTube channel. That's quite a little thing that you can do for us. If you love our content, please give it a like button. Subscribe to our YouTube channel, which is YSR Science Academy. And also, please share with your friends. They should also be knowing about that we are trying to cover the entire state board syllabus, including for all the 4 subjects and the additional one of geography. So basically, it's a complete holistic package which offers you best of the best faculties around with the quality education and more focus on results. And of course, what is needed and what is required for your exams for you to excel well. So with this, I will conclude this module, students. I will see you in the next class. Next module, we will start with the central nervous system and talk about the dimensions and the fascinations of the human brain. Till then, take care, stay safe, and bye-bye.